Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place. And with this, let's start with today's lecture. ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा का विषय भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सिक्किम फ्लैश फ्लड्स. अभी न्यूज़ आई है हाल फिलहाल जो वी हैव सीन अ क्लाउड बर्स्ट ओवर अ लेक इन नॉर्थ सिक्किम. मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगी और विल टॉक अबाउट इट इन अ वेरी डिटेल मैनर. क्या कुछ है, क्या करंट सिचुएशन है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है इसके ऊपर, कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है आज का. Plan for the winter crop. So basically in this particular article we'll discuss about the impact of monsoon on the crops. You can say it kharif crops also, जहाँ पर हम पैडी की बात करेंगे. और अब बेसिकली विंटर क्रॉप्स, दैट मीन्स रबी क्रॉप्स की अब हम बात करेंगे, एज इन कि पैडी कल्टीवेशन हो चुकी है, अब रबी क्रॉप्स हैं जहाँ पर जब हम वीट, अगर आपको पता हो तो अक्टूबर नवंबर का टाइम है जब वीट लगाया जाता है और फिर अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है, राइट. तो क्या प्लान होना चाहिए, कैन वी हैव अ बेटर प्लान, करंट सिचुएशन क्या है, क्या हमने सीखा है और रेनफॉल पैटर्न क्या रहा है, विल टॉक अबाउट इट. ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. एग्रीकल्चर डोमेन से यू कैन लिंक इट. ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है. एंड क्या है इसमें प्रीलिम्स पॉइंटर्स में, ग्रीन अमोनिया. मैंने आपको कल कहा था कि अगर कल सेशन में टाइम मिला तो हम कल ही ग्रीन अमोनिया कवर कर लेते, नहीं तो ऑब्वियसली आज के सेशन में हमें कवर करना ही था. तो ग्रीन हाइड्रोजन सबने सुना है, यूजुअली हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं. आज ग्रीन अमोनिया की बात करेंगे, राइट. कैसे बनता है, कौन सा प्रोसेस इसमें लिंक्ड है, एमोनिया के एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, एवरीथिंग विल टेक इट अप. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में टर्मरिक कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे. यू कैन लिंक इट विद योर जीएस पेपर 1 एंड प्रीलिम्स. टोटो लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है, कहाँ बोली जाती है, क्या स्क्रिप्ट भी यही है, और अगर हम अगर ये ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है सो विल टॉक अबाउट दैट ट्राइबल ग्रुप ऑल्सो, राइट. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर सेशन अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस. यू कैन मार्क इट बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन योर feedback also, right. So here I'm starting with the first article of today's session that is very important. Sikkim flash floods live updates अभी यही चल रहे हैं. अभी as in मैं आपको पूरा टाइम और पूरा सिनेरियो अभी बताऊंगी ही सही, ये कब हुआ है पूरा इंसिडेंट. वेंसडे को बोला जा रहा है, दैट मीन्स टुडे ओनली. रात के 1 बजे के आसपास ये हुआ और उसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा जैसे बढ़ती चली गई है. और करंट सिचुएशन क्या है, वो पूरा इंसिडेंट जो है फ्लैश फ्लड्स का, वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में. और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 5 डेड और 23 जवान्स, 23 आर्मी पर्सनल्स आर मिसिंग, राइट. पीएम मोदी एश्योर्स ऑल पॉसिबल सपोर्ट. तो ये पूरा सिनेरियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हुआ क्या है, क्लाउड बर्स्ट, a big storm that caused heavy river. कहाँ पर, ओवर लोनाक लेक. ये कहाँ है, नॉर्थ सिक्किम में. ये आप मैप में अगर आप देखो सो हम यहाँ बात कर रहे हैं. अगर आपको थोड़ा नॉर्थ सिक्किम ऐसे डिवाइड चाहिए तो आप ये थोड़ा देख सकते हो, पूरा सिक्किम का ही मैप है, राइट. तो इधर अगर आप देखो तो ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, इधर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये साउथ डिस्ट्रिक्ट, ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट. गैंगटॉक इधर पड़ता है. चाइना नेपाल से बॉर्डर है, नीचे वेस्ट बंगाल के साथ भी लगता है बॉर्डर. मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना सिक्किम का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है, विच स्टेट्स. इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता होगा,
तो वो भी आपको बताना है। विच अदर कंट्रीज, वो शायद दिखी गई हैं, बट स्टिल डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, स्पोक टू सीएम ऑफ सिक्किम एंड टू stock of the situation in the wake of unfortunate natural calamity in the parts of state, assured all possible support in addressing this challenge. I pray for the safety and well-being of all those who are affected. तो basically बहुत ज़्यादा एक natural calamity जहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड बर्स्ट, लेक का नाम ध्यान में रखना, ओवर लोनाक लेक नॉर्थ सिक्किम के अंदर, इट रिजल्टेड इन फ्लैश फ्लड इन तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर बहुत बार हम पढ़ते हैं, आज भी मैं आपको इस रिवर के बारे में बता दूंगी। इन लेचेन वैली ऑन वेंसडे ओनली। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये फ्लड स्टार्टेड अराउंड 1:30, मैं बता ही रही हूँ 1:30 बजे के आसपास रात के ये फ्लड स्टार्ट हुआ। 23 आर्मी पर्सनल्स हैव बीन रिपोर्टेड मिसिंग, 41 vehicles submerged under it. The Border Road Organization has launched rescue operations and 80 locals have been safely evacuated so far. तो basically ये पूरी सिचुएशन जो है ये आपके सामने है। अब यहाँ पर द फ्लड बिकेम इवन वर्स। क्यों? बिकॉज द चुंगतांग डैम, एक डैम का नाम है, ये आपको दिख रहा होगा। सो हुआ क्या, दिस बेसिकली बिकॉज ऑफ द चुंगतांग डैम रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, तो ऑब्वियसली डैम से पानी रिलीज हुआ है, मेकिंग द वाटर डाउन स्ट्रीम राइज सडनली, तो वहां पर इट रीच अप टू 50 to 20 feet हाई। और यहाँ पर जो तीस्ता रिवर वाटर है, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट वॉश्ड अवे दिस इंद्रेनी स्टील ब्रिज। कहाँ पर? इन गैंगटॉक्स सिंगटम। It was completely washed away by Teesta River. ये जो the main highway that connected Sikkim to West Bengal state fell apart and Gangtok was totally cut off by the road. तो ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो वर्स है, बट ऑब्वियसली यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ऑल पॉसिबल सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड, इट विल बी प्रोवाइडेड एंड ही एश्योर्ड दैट एज वेल। तो तीस्ता रिवर के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जब हम ये सिक्किम की बात कर रहे हैं, जिस रिवर में पानी और ज़्यादा बढ़ा, और इस रिवर के चलते द रिवर वाटर वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट वॉश्ड अवे दिस ब्रिज ऑल्सो इन गैंगटॉक। Now Gangtok is now completely isolated by road, making it hard for the people to reach or to leave the city, right? तो तीस्ता रिवर अगर आपने मैप में कभी देखा हो, मैं उम्मीद करती हूँ मैप आप देखते हो, नहीं देखते हो तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि आप मैप देखना शुरू करें। ये है तीस्ता नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इधर सिक्किम ही पड़ता है, और यहाँ पर ये नेपाल, ये भूटान, ये सिक्किम, और ये तीस्ता नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को जाके ये मिल जाती है, ठीक है। तो तीस्ता जो रिवर है वो एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। बांग्लादेश में इट इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश, राइट, ब्रह्मपुत्रा। फॉर फॉलोइंग थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहां पर ये कहां से ओरिजिनेट करती है? तुसो लेमो लेक। It originates in Himalayas near this lake in Sikkim and flows to south through West Bengal before entering the Bangladesh. तो यहाँ पर ये कुछ lakes और glaciers के नाम है। They are also considered the sources of Teesta River. और इस river का अगर distribution देखा जाए तो major portion जो है of the river basin it lies in India, और बांग्लादेश में सिर्फ 17%। फिर ये river join कर जाती है ब्रह्मपुत्रा को in Bangladesh before it flows into the Bay of Bengal after meeting with Gangas and the मेघना। तो ये है पूरा तीस्ता रिवर का कोर्स। तो आपको एक बार आज ये रिवर को जरूर अच्छे से पढ़ लेना है और मैप में लोकेट कर लेना है, और जो लेक अब न्यूज़ के अंदर आ गई है तो उसको भी ध्यान दे लेना, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है, राइट। सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट आर्टिकल। Indian monsoon has ended with a 5.6% deficit as compared to long period average। मतलब आयरनी आज लेक्चर में ऐसी है कि एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं क्या? मॉनसून हैज एंडेड विद रेनफॉल डेफिसिट। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, ये आज सेशन में मतलब आप खुद देख सकते हो, ऐसा ये सिचुएशन जो आ रखी है कि
कितना अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं पर मॉनसून डेफिसिट हुआ है। कहीं हमने देखा है कर्नाटका और कावेरी जो बेसिकली जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु में, उसमें कर्नाटका का भी यही कहना कि मॉनसून के चलते इस बार इतनी बारिश नहीं हुई है, नदियों में पानी बहुत कम है, राइट। तो और पीछे हमने कितना सुना था, जो हमने पूरा इसको अच्छे से एनालिसिस इसका किया था कि क्यों इतने हिमाचल प्रदेश में जो हमने सिचुएशन देखी थी फ्लड की, तो ये सारा कितना आप देख सकते हो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम पे रेनफॉल पैटर्न का हुआ है इंडिया के अंदर। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एवरीथिंग इज मतलब एट्रीब्यूटेड है। बट यस, थोड़ा आर्टिकल पे वापस आते हैं। मॉनसून जून से सितंबर के बीच में इस बार डिडंट ब्रिंग एनफ रेन दिस टाइम। आयरनी है, एक तरफ इधर बाढ़ आ रखी है, बट ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, सो देयर वाज अबाउट 5.6% लेस रेन देन नॉर्मल, राइट। 5.6% लेस रेन देन व्हाट्स नॉर्मली एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कि कितने परसेंट बारिश कम हुई थी, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा समझने की हैं जो आपके मेंस में आंसर राइटिंग में आपको बहुत काम आएंगी, राइट। सो ये जो लेसर रेनफॉल हुई है, इट अफेक्टेड द क्रॉप्स, स्पेशली पैडी एंड तूर दाल, pulses है ना, type of pulse. So they didn't get enough water to grow well. Government now needs to plan better for the crops that are grown in the winter season, considering कि rainfall जो है वो कम हो रही है, आपने देख ही लिया है, और उसको कंसीडर करते हुए दैट इट इज लोअर देन नॉर्मल रेनफॉल, सो यू हैव टू मेक बेटर प्लान्स फॉर द क्रॉप्स दैट यू विल बी ग्रोइंग इन द विंटर सीजन, राइट। सो अभी क्या है, क्रॉप प्लांटिंग चेंज हुई। इवन विद द रेनफॉल इशू, फार्मर्स प्लांटेड मोर पेडी एंड शुगर केन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंक्रीज ट्रेंड्स देखो आप करंट खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर कि प्लांटेड एरिया जो है कौन सा ज्यादा बड़ा है, पैडी का और शुगर केन का, डिस्पाइट की बारिश कम हुई है। फार्मर्स प्लांटेड लेस पल्सेस, पैडी और शुगर केन बहुत ज्यादा ग्रो किया, डिक्रीज प्लांटेड एरिया ऑफ पल्सेस। द पल्सेस, एक तो आपने क्या किया, फार्मर्स दे प्लांटेड लेस पल्सेस, पर्टिकुलरली तूर बाय अबाउट 4.9% लेस देन बिफोर। ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इस डिक्रीज से क्या होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन द सेंस तूर दाल के रेट बढ़ेंगे, and which are already going up, and they were 32% higher in August, right? घर पे बताना। तो गवर्नमेंट्स प्रिपरेशन फॉर रबी क्रॉप्स। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पर गवर्नमेंट सिंपली, सो गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर दैट वी हैव एनफ प्लांट फूड फॉर रबी सीजन एंड स्पेशल सीड्स दैट कैन सर्वाइव इन द हॉट वेदर फॉर द मेन क्रॉप। देखो अब ये तो आपको पता है कि क्या हुआ है खरीफ क्रॉप्स में, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन अब क्या है, रबी क्रॉप्स के लिए क्या है ना। अब जो आप क्रॉप्स लगाने जा रहे हो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, ये आपके मेंस में काम आएगा आंसर राइटिंग में। यूपीएससी ने इवन प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल पूछा है कि इनमें से 4-5 क्रॉप्स के नाम दे दिए, कौन सी खरीफ है और कौन सी रबी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। So first is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare recently had a meeting, that is Rabi Conference. So यहाँ पर they said that we have enough fertilizers stocked up, किस लिए, to meet the needs for Rabi season, to take care of the demand of Rabi season, make sure that we have enough fertilizers properly stocked up. Now wheat is the main crop, Rabi crop, that is grown during the Rabi season. So sometimes there are heat waves, है ना, that can harm the wheat. So we need to make sure that we protect the wheat from this heat. Scientists have created special types of wheat seeds that can handle this high temperature, heat resistant seeds की introduction. Right? So these new type of wheat seeds will be used to plant about 60% of the land where wheat is grown. Last year सिर्फ 45% था, इस बार 60% होगा, ठीक है। Climate resilient seeds. Over the past 9 years, our agricultural researchers have developed 2,200 different types of crops, types of seeds for various crops.
और आउट ऑफ 2200 1800 टाइप्स ऑफ सीड्स आर मेड टू बी रिजिलियंट. इसका मतलब दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन ग्रो वेल इवन अगर वेदर इज चेंजिंग, वेदर इज चैलेंजिंग, तो उन सब के चलते. देखो अब यहां पर इन पिछले 2 सालों में जो गवर्नमेंट की प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच थी उसका आउटकम क्या निकला. हम अपने प्रीवियस इंस्टेंसेस से ही सीखते हैं, जिंदगी में भी यही होता है. प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच क्या है, नाम से ही पता चल रहा है. वैसी अप्रोच दैट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, दैट फोकसेस प्राइमरीली ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड आउटपुट. इस अप्रोच में मेन गोल इज टू प्रोड्यूस द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट, एंड at a low cost to meet the market demand. So overall the emphasis is on streamlining the production. तो इसका आउटकम क्या निकला. अच्छा, पिछले 2 सालों में ये अप्रोच ली. सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच. एस्टिमेट में डिफरेंस. देयर इज ह्यूज गैप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एस्टिमेट एंड ट्रेड एस्टिमेट्स. मतलब ये कि गवर्नमेंट एस्टिमेटेड दैट वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ व्हीट, 107 million tons in 2021-2022 and 112.7 million tons in 22-23. ये है गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स. बट व्हेन पीपल हु ट्रेड एंड सेल द व्हीट, दे लुक्ड एट द नंबर्स, दे थॉट कि नहीं भैया, इससे तो वी हैव प्रोड्यूस लेस. नंबर्स मैटर नहीं करते. जैसे यहाँ पर 107 की जगह 100 का नंबर था, 112 की जगह उन्होंने नंबर लगाया 105 का, 105 मिलियन टन्स. तो डिफरेंस है एस्टिमेट्स में. फिर उसके बाद एक्सपोर्ट बैन पॉलिसीज फेल्ड टू टेम व्हीट इन्फ्लेशन. इसमें मैं भी आऊंगी, लेकिन इससे पहले हुआ क्या. अब गवर्नमेंट सेड वी हैड अ लॉट ऑफ व्हीट, पीपल एक्सपेक्टेड प्राइसेस टू बी स्टेबल और इवन गो डाउन. लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ट्रेडर्स बिलीव्ड कि वी हैड लेस व्हीट देन द गवर्नमेंट क्लेम. They expected prices to go up. So this difference in expectations created uncertainty in the market और prices बढ़ने लगे, जिससे इन्फ्लेशन हुई, है ना. अब 2022 में गवर्नमेंट bought much less wheat as compared to previous year, which led to less wheat available in the market. वॉर अफेक्टिंग व्हीट प्राइसेस हो सकते हैं, इसके टेंशन मतलब ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग. हमने एक्सपोर्ट बैन भी किया था, एक्सपोर्टिंग व्हीट रोका हमने इन मई 2022, होपिंग कि प्राइसेस कंट्रोल में आ जाए. लेकिन इवन विद द एक्सपोर्ट बैन व्हीट प्राइसेस केप्ट राइसिंग. मई में इन्फ्लेशन वॉज लेस देन 10%, बट अगस्त में इन्फ्लेशन 15.7% क्लाइम्ड अप हो गई थी. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस बता रही हूँ. When government also stopped exporting wheat flour, prices went up even more. 2023 में जनवरी में 25% प्राइस, 25% इंक्रीज था, राइट. तो ओवरऑल अब यहां पर और क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और देखें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क लेड टू प्रो कंज्यूमर बायस एट द एक्सपेंस ऑफ फार्मर्स. मतलब ये कि गवर्नमेंट ने एक एमएसपी रेट होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मार्केट प्राइस है. गवर्नमेंट एश्योर करती है कि एक फेयर प्राइस जो है मतलब फार्मर्स को दिया जाए क्रॉप्स के लिए. मतलब टेंशन नहीं है, आपकी क्रॉप हम ले लेंगे, है ना, टू इंश्योर दैट फार्मर्स विल गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस. तो हुआ क्या, गवर्नमेंट सोल्ड अ लॉट ऑफ व्हीट क्विकली एट अ लो प्राइस टू इंश्योर द मार्केट प्राइस मैच द एमएसपी. मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करती हूँ. देखो, price at which wheat is sold in the wholesale market is around 2700 per quintal. Government set MSP which is near about 2125 per quintal for wheat, right. तो यहां पर आपने क्या किया, आपने ये किया कि गवर्नमेंट सोल्ड अ लॉट ऑफ व्हीट क्विकली एट लो प्राइसेस कि इंश्योर करने के लिए कि मार्केट प्राइस एमएसपी को मैच कर ले. इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को तो हेल्प हो गई, लेकिन फार्मर्स लॉस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी. मैं इसको थोड़ा सा और बताती हूँ. देखो, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे होल्ड अ लॉट ऑफ व्हीट इन इट स्टॉक पाइल्स, है ना. तो यहाँ पर मतलब दे मेक श्योर दैट देयर इज एनफ व्हीट फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, right. So FCI sold some of its stock at prices below what it cost to them to acquire it.
दिस इज कॉल्ड सेलिंग एट एन इकोनॉमिक लॉस. आपने उसको उस रेट से कम बेचा. क्यों बेचा? ताकि आप सोच रहे थे कि मार्केट प्राइस आपके एमएसपी को मैच कर जाए. तो FCI sold a large amount of wheat in short time at low prices to bring down the market price to match the MSP. And this was done so that market price aligns with the MSP. ये स्ट्रैटेजी कंज्यूमर्स को तो हेल्प कर गई, वीट के प्राइसेस कम हो गए, बट फार्मर्स पे इंपैक्ट पड़ा. दे लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज मार्केट प्राइसेस वर पुश डाउन टू MSP. अगर मार्केट प्राइस हायर होते so they would have potentially earned more, right? So this situation represents a shift of money and resources from the farmers to the consumers. So this policy favored consumers, disadvantaged farmers. So policy framework led to pro-consumer bias at the expense of farmers. तो अब क्या suggestion है? To move from a highly production-centric approach to food system approach. Change pro-consumer bias policy framework. So government should balance the policies to support both farmers and consumers. Right? Policy needs to be rational and encouraging farmers to produce more. Stop dumping and abrupt export bans. Government should refrain from sudden bans जो होते हैं on exports or selling produce at prices lower than its actual cost. Right? So address the policies related to rice and wheat exports. Ensure that they are fair and beneficial for both farmers and the market. Domestic and international agricultural trade को fairly treat करना पड़ेगा. If other countries were unfairly selling products at lower prices in India, government would take action and similar standards should apply. मतलब इंटरनेशनल ट्रेड फेयरनेस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वे फॉरवर्ड की एक्यूरेट प्रोडक्शन. गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्रूव हाउ दे एस्टिमेट में मिसमैच था. How they estimate and keep an eye on how much food farmers are producing and the prices they receive for it. Price monitoring. Technology today allows for real-time monitoring. So government should use it to keep a close watch on crop progress every week. तीसरा, modernizing your production estimate system. So way of estimating is outdated. We need to upgrade it. Using modern technology, we can have accurate estimates, which is crucial, right? For even crop insurance also. Timely decision making on imports also if there is shortage. Clear ho gaya? Right? So moving ahead with the other article, next is your Toto language. कैसी लैंग्वेज है, कौन बोलता है? इट इज स्पोकन बाय ओनली 1600 पीपल. कहाँ पर? इन वेस्ट बंगाल. अच्छा. एंड इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन. ये जो टोटो लैंग्वेज है, इट इज स्पोकन ओनली बाय 1600 पीपल इन वेस्ट बंगाल. ये एक साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है दैट इज स्पोकन बाय टोटो ट्राइबल पीपल इन द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल बॉर्डरिंग भूटान. यूनेस्को ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज में लिस्ट किया हुआ है. तो अभी कोलकाता में 7 अक्टूबर को अ ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी टोटो बंगाली इंग्लिश वेस्ट बंगाल में बोली जाती है. सो टोटो शब्द संग्रह इज सेट टू बी रिलीज ताकि आप इस लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सको. राइट? तो ये मतलब क्योंकि वहां पे बंगाली भी बोली जाती है, इंग्लिश भी कॉमन है, तो टोटो बंगाली इंग्लिश ये ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी जो है वो रिलीज होगी. So Toto language is primarily spoken orally. And even though prominent community member Padma Shri Dhaniram Toto developed a script as recently as in 2015, but most people either write it in Bengali script or write it in Bengali language. But it is primarily spoken orally. रही बात टोटो पीपल की, सो ये जो पॉपुलेशन है, इट इज इनकी जो पॉपुलेशन है, दे आर लिविंग इन टोटापारा, बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर. दे आर प्रिमिटिव आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप. The total population is less than 2000 according to 2001 census. They are considered Mongoloid people. They are generally endogamous. They marry within their own tribe, right? And Toto family is patrilocal. The married couple resides with the husband's parents, right? और यहाँ पर फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती हैं, बट हाउएवर जॉइंट फैमिलीज आर नॉट रेयर. न्यूक्लियर टाइप की फैमिलीज थोड़ा डोमिनेट करती हैं.
मोनोगैमी इज द कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग द टोटो, बट पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड नहीं है. देयर इज नो कस्टम ऑफ डाइवोर्स अमंग टोटोस. ठीक है, ये रहा टोटो पीपल के बारे में. अगला चलते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड. प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है ऑफ सेटिंग अप ऑफ दिस बोर्ड फॉर तेलंगाना. तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड की लोकेशन तेलंगाना में, सेटअप 2023 में. फोकस किस पे करेगा ये बोर्ड, ये पता होना चाहिए. मेन गोल क्या है इसका, टू सपोर्ट एंड बेनिफिट टर्मरिक फार्मर्स. हम कितना बोलते थे कोविड में भी, अभी भी देखो आप, एंटीबायोटिक की तरह आप दूध में हम बोलते हैं हल्दी ले लो और काढ़ा बनाओ, तो हल्दी, गिलोय, काली मिर्च, इन सब का बनाओ, राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल. सो द मेन गोल ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इज टू सपोर्ट दोज टर्मरिक फार्मर्स. इट हेल्प्स टर्मरिक फार्मर्स in various ways to make sure that they get the support they need and deserve. So board is focused on improving the turmeric supply chain by adding more value to it. It will help all the turmeric farmers by enhancing value addition in the supply chain. Infrastructure related needs जो है फार्मर के उसको एड्रेस करेगा. It will help Telangana farmers in having a value chain right from production to export, research in addition to infrastructure, सब कुछ. And it will boost the country's position also as a key player in the global turmeric market. अगर मैं turmeric production की बात करूँ तो इंडिया प्रोड्यूस करता है nearly 1.1 million tons of turmeric, 80% of the global output, बहुत ज़्यादा. टर्मरिक के एक्सपोर्ट्स करंटली 1.5 लाख टन्स के होते हैं. टेम्परेचर टर्मरिक प्रोडक्शन के लिए 20 to 35 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है. रेनफॉल 1500 mm, राइट. It thrives best in well-drained, sandy or clay, loamy soil. pH range 4.5 to 7.5. Good organic status चाहिए. Top 5 turmeric producing states इंडिया में कौन कौन सी हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. वही मैं बता रही थी, कोविड-19 पैंडेमिक में अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक हैड ग्रोन अप, जिसकी वजह से डिमांड ग्लोबली भी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं. हेल्थ बेनिफिट डिप्रेशन में, टाइप 2 डायबिटीज में, वायरल इन्फेक्शन में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, हाई कोलेस्ट्रॉल में टर्मरिक के बहुत फायदे हैं. ठीक है. अगला आर्टिकल है ग्रीन अमोनिया को लेके. रिसेंटली पोर्ट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड हैंडल्ड ग्रीन अमोनिया कंटेनर्स फ्रॉम इजिप्ट. तो क्या है ग्रीन अमोनिया? इलेक्ट्रोलिसिस सबको पता होगा. जब हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस, बेसिकली वाटर में क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन अलग करते हैं, ऑक्सीजन अलग करते हैं, राइट. कैसे करते हैं? द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोवाइडेड इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट. तो ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गया. अब क्या हो रहा है? इट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर इलेक्ट्रोलिसिस. यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, एंड नाइट्रोजन दैट सेपरेटेड फ्रॉम द एयर. अब ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, दे आर देन फेड इनटू द हेबर प्रोसेस. बस हेबर प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस जिससे आप क्या कर रहे हो, द मिक्स द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. you're mixing hydrogen and nitrogen using this process that is called Haber process. And this process uses clean electricity, a sustainable electricity. The hydrogen and nitrogen are combined at high temperatures and pressure to create ammonia, which is the main component. तो ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन वो हो गई NH3, जहां पर अमोनिया इज 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस ग्रीन अमोनिया इज कार्बन फ्री. इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल फॉर इंजन, in trains, in ships instead of diesel. It can be used to produce electricity. Is crucial ingredient to make fertilizers. It is used in various industries for making products like pharmaceuticals, purifiers. अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया कलरलेस गैस है. सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में. It can be easily compressed, turning it into a very clear, colorless liquid when under pressure. Right? So it is often transported and stored as a compressed liquid in steel cylinders. It is not highly inflammable, highly flammable. The containers carrying ammonia can explode if exposed to high heat, majorly. ठीक है, क्लियर हो गया. सो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं.
कीप अप योर रिवीजन. कोई डाउट होता है, कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ये सब साथ साथ रिवाइज करते जाओ. होमवर्क में तीस्ता रिवर के बारे में प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव अ लुक ओवर इट. मैप में भी देख लेना, और ये थोड़ा जोग्राफी बेस्ड, और साथ ही साथ जो हमने आज अमोनिया, टोटो लैंग्वेज और प्रोडक्शन के बारे में, रबी और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं वो देख लेना एक बार. राइट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. सिर्फ अगर आप सोचो स्पून फीडिंग से सब कुछ हो जाए तो वो नहीं होता है. राइट. खुद से भी एफर्ट्स थोड़े लगाने पड़ते हैं, और वो एफर्ट सिर्फ आपके 5 to 7 मिनट्स के हैं इस सेशन के विद रिस्पेक्ट टू मैं बोल रही हूँ. वैसे तो आपके एफर्ट्स सबसे टॉप पे ही रहने चाहिए. ठीक है, चलिए इसी के साथ आई एम समिंग अप दिस सेशन. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.